नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ऑन लघु पाराशरी में। आज एक विषय से हटकर इसलिए पिछले वीडियो में मैंने ये कहा था, जो पिछला वीडियो वृष लग्न का था कि अगली मिथुन लग्न होगी, उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। लेकिन बीच में मुझे कुछ प्रश्न मिले नूतन गुप्ता जी के, जो उन्होंने मेरे मेष लग्न के वीडियो के ऊपर पूछे हैं। एक तो नूतन जी, मैं आपके ज्ञान की प्रशंसा करूंगा, आपको ज्योतिष की अच्छी खासी जानकारी है और आपने मैं आपको धन्यवाद कहूँगा मेरे चैनल की प्रशंसा के लिए, मेरे प्रयास की प्रशंसा के लिए जो आपने की है, उसके लिए आपको धन्यवाद। अब मैं आपके प्रश्न पढ़ता हूँ और उनके जवाब देने की कोशिश करूँगा। सारे प्रश्न मेष लग्न के लिए। पहला जो इन्होंने कहा है, लग्न कृतिका नक्षत्र में है। जैसे ग्रहों का नक्षत्र होता है उसी तरह से लग्न का भी नक्षत्र होता है। कृतिका नक्षत्र मेष लग्न में आता है और लग्न प्रथम भाव ही होती है, प्रथम भाव को ही लग्न कहते हैं। और लग्न के भोगांश का मतलब होता है लग्न का या प्रथम भाव का मध्य बिंदु। तो प्रथम भाव के मध्य बिंदु में जो नक्षत्र होता है वह लग्न का नक्षत्र होता है। तो पहली बात तो मेष लग्न हो गई, और उसके बाद लग्न का नक्षत्र हो गया कृतिका। कृतिका का स्वामी हुआ सूर्य। सूर्य के 3 नक्षत्र होते हैं जिसमें से कृतिका होता है। अब लग्न मेष है और मेष लग्न कृतिका नक्षत्र में है, अर्थात सूर्य के नक्षत्र में है। सूर्य मेष लग्न के लिए क्या हुआ? पंचमेश। इसका अर्थ हुआ कि सूर्य की व्यक्ति के जीवन में, जातक के जीवन में एक अच्छी खासी भूमिका होगी, अच्छी भूमिका होगी, महत्वपूर्ण भूमिका होगी। अब बात आती है कि सूर्य अपने भाव में, अपनी राशि में पंचम भाव में बैठा हुआ है और उसके साथ बुध बैठ गया, जो मेष लग्न के लिए सर्वाधिक अशुभ ग्रह है। तो क्या है, जातक के स्वास्थ्य के लिए, शरीर के लिए, मन के लिए कुछ नुकसानदेह होगा। बात को आगे बढ़ाएं इसके पहले मैं लघु पाराशरी के वे सूत्र बता रहा हूं जो शुभता और अशुभता को डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं। पहला सूत्र है, लग्न पंचम और नवम के स्वामी लग्नेश, पंचमेश और नवमेश सदा शुभ फल देते हैं। शुभता में फर्क हो सकता है, लग्नेश नीच का है, लग्नेश उच्च का है, लग्नेश अशुभ भाव में है, लग्नेश अच्छे भाव में है। इन सब के अनुसार शुभता प्रभावित हो सकती है। शुभ फल तीन कह सकते हैं आप, 3 चीजों पर, 3 फैक्टर्स पर निर्भर करता है। पहला तो फल देने वाला ग्रह शुभ हो, लग्नेश शुभ हो गया, मंगल शुभ हो गया। दूसरा यह है मंगल मतलब लग्नेश बलवान हो, और तीसरा मंगल अच्छी स्थिति में हो। कोई कोई ग्रह अच्छी स्थिति में होने के बाद भी कमजोर होता है, जैसे वृश्चिक लग्न में। वृश्चिक लग्न में
लग्नेश मंगल जब नवम भाव में होगा तो बहुत अच्छी स्थिति में होगा, लेकिन अपनी नीच राशि कर्क में होगा। तो लग्नेश शुभ है, अच्छी स्थिति में है, लेकिन कमजोर है। तो जो 3 फैक्टर हैं उसमें से एक फैक्टर कमजोर हो गया। अच्छे फल देगा, लेकिन कंपैरेटिवली शुभता में कुछ न कुछ कमी आ जाएगी। अब बात करते हैं नूतन जी के प्रश्न की। कृतिका नक्षत्र में जन्म है जातक का, सूर्य का नक्षत्र है, सूर्य पंचम भाव में बुध के साथ बैठा है। अशुभ भावों की बात कर ले, 3, 6, 11 के स्वामी सदैव अशुभ फल देते हैं। उनकी शुभता अशुभता कम ज्यादा हो सकती। अब बुध तृतीयेश और खष्टेश है मेष लगने के लिए, इसलिए सबसे ज्यादा अशुभ हो गया। जब पंचम भाव में पहुंचा तो एक अच्छी स्थिति में पहुंच गया, अर्थात बुध अपने लिए अच्छी स्थिति में हो गया, लेकिन संतान के लिए खराब स्थिति हो गई। तो आपका प्रश्न यह है कि अगर बुध, प्रश्न का उत्तर यह है कि अगर बुध पंचम भाव में है और बुध की महादशा आ गई, तब संतान पक्ष से जातक को कुछ न कुछ अशुभता अवश्य मिलेगी। वहीं अगर महादशा सूर्य की है और सूर्य बुध के साथ युति कर रहा है पंचम भाव में, तो शुभता अवश्य मिलेगी, लेकिन सूर्य और बुध में, सूर्य महादशा बुध के अंतर में उन शुभ फलों में कुछ ना कुछ कमी अवश्य आएगी। महादशा और अंतरदशा स्वामी को आप इस तरह से देख सकते हैं, जैसे महादशा स्वामी मतलब मालिक, जो महादशेश है वह हो गया मालिक, और जो अंतरदशा जिसकी है वह ग्रह हो गया मैनेजर। अब अगर शुभ है महादशा स्वामी, तो वो जातक के लिए शुभता लाने की कोशिश करेगा। मालिक, महादशा मालिक, महादशा स्वामी जातक के लिए शुभ करना चाह रहा है, लेकिन जो मैनेजर है उसका वह अशुभता चाह रहा है। लेकिन चूंकि स्वामी या मालिक शुभ है, इसलिए शुभता होगी, बावजूद इसके कि अंतरदशा स्वामी अशुभ है। और इसका उल्टा तब होगा जब महादशा स्वामी अशुभ हो जाएगा। जैसे बुध की महादशा आ गई, उसमें सूर्य का अंतर आया, तो सूर्य लुक छुप कर कुछ शुभता अवश्य कर देगा, लेकिन ज्यादातर बुध की प्रमुखता होगी और अशुभता रहेगी। तो पहले प्रश्न का उत्तर यह हुआ, मेष लग्न है, सूर्य के नक्षत्र कृतिका में व्यक्ति का जन्म है, तो सूर्य का व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्व हो गया। सूर्य पंचम भाव में, संतान भाव में हुआ, एक अच्छी स्थिति सूर्य की हो गई। उसके साथ बुध बैठ गया, तो बुध तो अच्छी स्थिति में हो गया, लेकिन उसने संतान भाव को कुछ खराब कर दिया। तो बुध महादशा शुभता देगी, सूर्य महादशा शुभता देगी। नूतन जी का दूसरा प्रश्न है, नीच का मंगल है चतुर्थ भाव में, अश्लेषा नक्षत्र में, जो बुध का नक्षत्र है। अब यहां वही बात आ गई जो मैंने आपको बताई, मंगल शुभ है, चतुर्थ भाव अर्थात केंद्र में बैठा हुआ है। जमीन जायदाद के लिए मंगल का वहां बैठना बहुत अच्छी स्थिति में है, बहुत अच्छी स्थिति है। लेकिन मंगल नीच का हो गया है, कमजोर हो गया है, तो उतना जमीन जायदाद के पक्ष में वह शुभता नहीं दे पाएगा जो उसे देना चाहिए। दूसरी बात, वह नीच का हो गया है, तो मंगल के गुणों में कुछ कमी आ जाएगी।
और वह कमी प्रभावित करेगी उसकी माता को, माता से मिलने वाले सुख को। व्यक्ति का डोमिनेटिंग नेचर माता को प्रभावित करेगा और उसकी चतुर्थ दृष्टि जाएगी सप्तम भाव, तो पत्नी को, दाम्पत्य जीवन को भी प्रभावित करेगा। ये तो केवल मंगल की बात हुई। अब बुध का नक्षत्र होने का मतलब क्या हुआ कि अशुभता और बढ़ जाती है। बुध महादशा में जब मंगल की अंतर्दशा आएगी तो वह अशुभता साफ साफ देखने को मिलेगी। और जब मंगल महादशा में बुध का अंतर आएगा तो व्यक्ति को जमीन जायदाद मिलेगी, लेकिन उसमें बुध का पक्ष शामिल होगा। बुध का पक्ष क्या है? एक पक्ष है छठा भाव, अर्थात उस व्यक्ति को जो जमीन जायदाद मिलेगी उसके लिए वह ऋण लेगा और किसी तरीके का विवाद भी हो सकता है। दूसरी बात यह है कि नीच के मंगल के गुण मां के व्यवहार में, मां के व्यवहार को प्रभावित करेंगी और माता कभी कभी इस बात को लेकर दुखी भी होगी, साथ ही साथ उसका दाम्पत्य जीवन भी कुछ कुछ प्रभावित होगा। तो ये हुआ आपका दूसरा प्रश्न, नीच का मंगल है बुध के नक्षत्र में। तीसरा है चंद्रमा केंद्र का स्वामी है और कृष्ण पक्ष का है। चंद्रमा मेष लग्न है, चंद्रमा चतुर्थ भाव का स्वामी है और कृष्ण पक्ष का है। चंद्रमा ऐसा ग्रह है, अकेला ऐसा ग्रह है जिसका बलवान होना इस बात पर निर्भर करता है कि चंद्रमा किस पक्ष का है। कृष्ण पक्ष की पंचमी से शुक्ल पक्ष की पंचमी तक चंद्रमा कमजोर होता है, इसके बाद बलवान होता है। तो अगर चंद्रमा कृष्ण पक्ष में है और कृष्ण पक्ष की पंचमी से अमावस्या तक के बीच का है तो कमजोर हुआ। लेकिन अगर अपनी राशि में है, मान लीजिए मेष लग्न है और चौथे भाव में ही स्थित हो गया, तब उसे एक बल मिल रहा है अपनी राशि में स्थित होने का। इसी तरह से चंद्रमा उच्च का होगा तो अपनी उच्चता के कारण, अपनी उच्च राशि में स्थित होने के कारण बलवान होगा। लेकिन अगर कृष्ण पक्ष का होगा तो उसकी बलवत्ता उतनी नहीं रहेगी जितनी शुक्ल पक्ष का चंद्रमा यदि वृष राशि में है या कर्क राशि में है। तो अगर पक्ष बली भी है चंद्रमा और चंद्रमा अपनी राशि में या अपनी उच्च राशि में, अपने मित्र की राशि में है तो और अच्छी बात हो गई। अगर चंद्रमा शुक्ल पक्ष का है, बलवान है, लेकिन राशि अच्छी नहीं है, तब उसका एक पक्ष मजबूत हुआ, दूसरा कमजोर हो गया। इसी तरह से अगर कृष्ण पक्ष में जन्म है तो चंद्रमा पक्ष के अनुसार तो बली हो गया, लेकिन कर्क राशि में है या वृष राशि में है तो अच्छे फल देने में समर्थ होगा। यह मेरा इनके तीसरे प्रश्न का उत्तर यह हुआ। चंद्रमा चतुर्थ भाव में है, कृष्ण पक्ष का है, तब भी चतुर्थ भाव के फल वह देने में सक्षम होगा क्योंकि अपनी राशि कर्क में है, बावजूद इसके कि वह कृष्ण पक्ष का है। यदि चंद्रमा चतुर्थ भाव में कर्क राशि में है, शुक्ल पक्ष का है, पक्ष बली भी है और राशि बली भी है, तब और अच्छे फल देगा। तो ये तो बात हुई मेष लग्न पर कुछ जो शंकाएं थी नूतन जी की, उसका मैंने जवाब दिया। एक प्रश्न या एक लोगों ने और मुझसे चाहा है कि मैं राशि आधारित ग्रह का गोचर बताऊं, शनि का या गुरु का। तो राशि आधारित गोचर में समस्या क्या होती है?
राशि का मतलब होता है जहां चंद्रमा स्थित होता है, और जिस राशि में चंद्रमा स्थित होता है, जिस भाव में चंद्रमा स्थित होता है, उसी के लिए व्यक्ति की चाहत होती है। यदि चंद्रमा पंचम भाव में स्थित है किसी जातक के, तो जातक का मन हमेशा अपने संतान की तरफ लगा रहेगा। यदि दसम भाव में चंद्रमा स्थित है, तो व्यक्ति का मन हमेशा अपने कार्य क्षेत्र में लगा रहेगा। अब मान लीजिए कि चंद्रमा से, जैसे मेष लग्न की बात चल रही, मेष लग्न मान लिया, मेष लग्न का चंद्रमा है, उससे 11वें भाव में कुंभ राशि में शनि का गोचर चल रहा है, तो व्यक्ति के मन में धन की चाहत होगी। लेकिन अगर लग्न कुंडली में एकादश भाव अच्छी स्थिति में नहीं है, या शनि का गोचर लग्न कुंडली के अनुसार धन के लिए शुभ नहीं है, तो व्यक्ति की चाहत तो होगी, लेकिन उसे धन नहीं मिलेगा। जब हम बात करते हैं राशि आधारित गोचर की, तो उसमें यही समस्या होती है। राशि आधारित गोचर का मतलब हुआ कि व्यक्ति वह चीज चाहेगा जो ग्रह चंद्रमा को प्रभावित कर रहा है, लेकिन उसे वह वस्तु, वह विषय वस्तु मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उस विषय में उसे सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, यह तभी पता चलेगा जब लग्न कुंडली पर गोचर लगाया जाए या व्यक्ति की महादशा अंतरदशा देखी जाए। इसीलिए शनि की 7.5 का महत्व है, क्योंकि शनि चंद्रमा को कैसे प्रभावित कर रहा है, व्यक्ति के मन को कैसे प्रभावित कर रहा है, यह बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और पुराने समय में ऋषि मुनि शनि के गोचर का, शनि की 7.5 का की प्रतीक्षा करते थे, क्योंकि वह समय होता है योग का, ध्यान का, प्राणायाम का। तो चंद्र के अनुसार गोचर की बात कभी डिटेल में मैं किसी वीडियो में फिर से करूंगा। आप सबने जैसा चाहा है, मुझसे कहा है करने के लिए, उसे मैं करूंगा। फिलहाल आज नूतन जी के सवालों के जवाब मैंने दिए। यदि उन्हें कोई और कुछ पूछना है या अभी भी कोई शंका है, संशय है, तो वो फिर से कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद।